नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। अ, हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने हंगामा खड़ा किया वेस्ट बंगाल में। हमारी ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी जब छापेमारी करने गई या जांच करने गई, तो एक अड़ंगा बनकर वो सामने आई। इसके पहले भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, वो दर्शाते हैं कि वेस्ट बंगाल हमारे देश का पार्ट बनना है या वेस्ट बंगाल अभी अलग हो गया है। ये सभी के मन में ये सवाल होता है। तो इसी के बारे में आज हमारे साथ चर्चा करेंगे सुप्रसिद्ध सीनियर जर्नलिस्ट अल्केश भाई पटेल सर। सर थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, धन्यवाद। सर ये आईपैड का मामला क्या है सर? आई थिंक ये कुछ स्कैम था, कोल स्कैम, जिसमें इनका जैन का नाम आ रहा है। आईपैड के जो है उनको बिल्कुल, बचाने के बिल्कुल। लिए ममता बनर्जी पहुंच गई। हाँ, बिल्कुल वही दिख रहा है कि आईपैक एक्चुअली वो तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, तो उसको उसमें ईडी का कुछ रोल नहीं होता है कि ईडी को छापेमारी नहीं करनी होती है। क्योंकि ये कंपनी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के अलावा दूसरे पार्टियों के लिए भी कंसल्टेंसी करती है और वो अपने सलाह देती है। लेकिन जो आप प्रतीक जैन है, उनके जो चीफ हवाला कौभांड का बहुत बड़ा आरोप है। तो उस संदर्भ में ईडी ने रेड की थी। और प्रतीक जैन आईपैक के चीफ है और आईपैक के ऑफिस में बैठते हैं, तो ईडी वहीं पे जाएगी। उसमें उसमें कोई सिर्फ पॉलिटिकल है रेड, ये ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो ये जांच होनी देनी चाहिए थी। लेकिन अ, हमें लगता है इस बात से, जैसे पुराने समय में भी सीबीआई के मामले में भी हुआ था कि कुछ अपना जुड़ा होगा ममता बनर्जी का या उनके पार्टी पदाधिकारियों का, उनके फैमिली एक्सटेंडेड फैमिलीज का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये हो सकता है। जो उसमें शामिलगिरी हवाला में, तभी इसने ये किया, क्योंकि वो जानती है कि ये ईडी ने कोई पॉलिटिकली का रेड की ही नहीं है, वो कर भी नहीं सकती। अन्यथा देख, सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, जुडिशरी है। अगर ईडी ऐसा पॉलिटिकल कोई इंटरफियरेंस करेगी तो बिल्कुल उसको रोक देगी कोर्ट। लेकिन इसलिए वो नहीं करेगी। वो सिर्फ करप्शन के केस में, हवाला के केस में ही जांच कर रही थी, और उसमें ममता बनर्जी ने, क्योंकि होता है अब आशंका रहती है कि उसकी शामिलगिरी, शामिलगिरी हो सकती है, तभी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक गवर्नमेंट एजेंसी के हाथ से छीनना, ये अपने आप में एक बड़ा क्राइम नहीं हो सकता है? क्राइम ही है, बिल्कुल क्राइम है। और इस प्रश्न को मैं दो पार्ट में उत्तर दूंगा आपको। एक तो क्राइम है, इसीलिए तो ईडी ने तुरंत ही कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी कर दी कि भाई ये इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि वहां भी टीएमसी के पूरे नेता मिनिस्टर सबने हल्ला कर दिया। कोर्ट रूम इतना भर गया कि जज सुनवाई नहीं कर पाए। देखिए आप, ये जुडिशरी को भी सुनवाई भी नहीं करने देते इस तरह। ईडी को तो काम नहीं करने दिया, जुडिशरी भी काम नहीं कर पाई, इतना बड़ा हंगामा कोर्ट में कर दिया, तो वहां सुनवाई रोक देनी पड़ी। वहां के जज ने 14 तारीख पर कर दी सुनवाई कि भाई इतनी भीड़ में नहीं हो सकती सुनवाई। तो तुरंत ही ईडी को तो काम करना था आगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के सवाल थे। ये जो पुरावा सब थे, वो ले गई थी। तो तुरंत उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी ने केस किया, दाखिल की है अर्जी, वो आर्टिकल 32 के तहत है। 32 में क्या कहते हैं कि भाई कोई भी स्टेट फंक्शनरी से, गवर्नमेंट या कोई भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है, जांच एजेंसीज है, उसके काम में दखल नहीं दे सकती। और उस, ये अगर देती है तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कोर्ट की तरफ से।
तो ये अर्जी लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया है और कल लगता है कि कल उसको सुनवाई होगी और शायद ऐसा हम मान सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से उसको सुनवाई हो और ईडी अपना पक्ष सही तरीके से रख पाए तो हो सकता है कि ऑर्डर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की भाई ये आपको डॉक्यूमेंट वापस देना होगा आपको ये केस में इस तरह से बाधा नहीं कर सकते हैं। दूसरा पहलू इसमें ये है कि ममता बनर्जी जैसे कुछ नेता देश में है ये बात आज होनी ही चाहिए कि ममता बनर्जी है अखिलेश यादव है यूपी के तमिलनाडु के ये स्टालिन है ऐसे नेता कुछ है जो अपने पॉलिटिकल लीडर के से ज्यादा कोई कम्युनिटी के लीडर है इससे ज्यादा लगता है किसी एक कम्युनिटी को बचाने के लिए किसी कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए या फिर अपने ही लोगों को अपने पार्टी के लोगों के भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए सीधा कूद पड़ते हैं ये दूसरे दूसरे स्टेट्स में दूसरे पार्टियों में ये नहीं देखते हैं ये तीन तो बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं कि ये इसी तरह से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है अब इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट में से अगर हल होगा तभी शायद आगे बढ़ पाएगा अन्यथा फिर से ये ईडी का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है रुक जाएगा जिस तरह से शारदा घोटाला में रुक गया बिल्कुल। वहां उसने ममता जी ने जो किया था ड्रामा इंक्वायरी नहीं करने दी थी पुलिस कमिश्नर की पूछताछ नहीं करने दी थी उसके बाद से मामला अटका पड़ा है वो आगे उसका आ ही नहीं पा रहा है तो ये अब हम कल के लिए वेट कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है या डेट देता है क्या करता है ये तो सर अभी हम कुछ बोल नहीं सकते माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। लेकिन सर जी अगर फिर से डेट देगी या फिर ये सोच कर कि भाई ये मुख्यमंत्री है वगैरह तो सर ये गलत इमेज पूरे सोसाइटी में जाएगी कि भाई ये पॉलिटिकल जाएगी लीडर इस तरह से एक हंगामा क्रिएट करके एक प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी। जाएगी बिल्कुल जाएगी और इसीलिए तो हमें डर है कि ये क्या हो रहा है डेमोक्रेसी वो बातें डेमोक्रेसी की करती है जो परसों जब ये सब हंगामा हुआ उसके बाद उन्होंने जो ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की है हाँ गृह मंत्री को बहुत अनाप शनाप बोलकर हाँ हाँ वो बात डेमोक्रेसी की है कि आप हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स पे इस तरह से हमला करेंगे तो हम भी करेंगे तो वो ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है कि किसी जांच एजेंसी अगर कहीं पे काम कर दिए और वहां जाके आप डॉक्यूमेंट्स लेके भाग चले तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है ये कैसे आप क्या समाज को देना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो बिल्कुल वो हम वैसे भी हम जानते हैं कि कुछ कार्टून भी इस तरह के बहुत वर्ष से जब से ममता जी शासन में है तो उनके उनके जो अथॉरिटेटिव एक एटीट्यूड है पूरा उनके इस तरह के कार्टून दिया है कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है उनके उनके स्टेटमेंट्स डेमोक्रेटिक नहीं है उनके एक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है कभी भी हम आपने अब जानते हैं कि सिर्फ जांच एजेंसी नहीं वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध भी काम कभी कभी स्टेटमेंट कर देती है उनके विरुद्ध भी काम करती है बीएसएफ की बात जानते हैं तो सारा देश जानता है यस। आर्मी की बात सारा देश जानता है तो सर अभी जो भी हो रहा है अभी उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स बीच में है या फिर चुनाव है इसलिए सर पूरे देश में तो हर बार चुनाव होते रहते हैं तो हर बार का अगर कोई इस तरह की जांच होगी तो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई इलेक्शन है इसलिए हो रहा है। तो बात ये है सर कि क्या वेस्ट बंगाल
एक अलग देश की तरह काम करने लग गया कि हमारे डिफेंस फोर्स को भी काम नहीं करने देगी, कि कोई सेंट्रल एजेंसी को भी काम नहीं करने देंगे। तो एक विभाजन की मानसिकता वो पैदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने जो जैसे कुछ देर पहले कहा कि जो ये 3-4 नेता है देश के, ये उनका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर है, वो एक कम्युनिटी को बचाने के लिए उनके उनके फ़ेवर में जो कुछ करना है, वो करने के लिए ही टिका हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, वो तो सब जानते हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जानती है कि ये 3 टर्म तो हो चुके हैं, अभी शायद एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है और इस बार बीजेपी भी बहुत एग्रेसिव अभी से है। उस लास्ट चुनाव में भी थी, अभी से एग्रेसिव है और इस बार कुछ ज़्यादा ही ममता बनर्जी के विरुद्ध सेंटिमेंट हो सकते हैं, वो शायद उनको पता चल गया होगा और इसलिए ये ड्रामा ड्रामा वैसे उनका बहुत सारे होते रहते हैं। बार-बार हम देखते हैं उनके ड्रामा को कि क्या किस तरह से वो सड़क पे आ जाती है और करती है। लेकिन विभाजन की मानसिकता की बात आपकी आपकी आशंका मुझे लगता है सही है। वो इसके आपको मैं 2 उदाहरण दूँगा जैसे आपने भी फ़ोर्सेस की बात की सेंट्रल फ़ोर्सेस की। तो हाँ, कुछ महीने पहले शायद 4 या 6 महीने कुछ हुए हैं। हाँ, वहाँ पे आर्मी का एक काम होना था, आर्मी को कुछ काम करना था और उसी जगह कोऑर्डिनेट। पे आर्मी हाँ, के हाँ, वहाँ पे ममता बनर्जी ने कई दिनों से, कई महीनों से एक मंडप लगा रखा था। तो वो जो रास्ता था, वो जो जगह थी, वो आर्मी की मूवमेंट के लिए बाधा बन रही थी। उनका जो ये मंडप लगा रखा रखा था। तो आर्मी ने बार-बार उनको लेटर लिखे, बार-बार उनको रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई ये तुम मंडप हटाओ, ये आर्मी का रूट है, उसको बाधा हो रही है, ये नहीं चल सकता। तो नहीं माने, सुना ही नहीं कभी। तो आर्मी ने खुद को उसको निकालना पड़ा कि भई अब ये नहीं चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा ए एक्चुअली ये हमें उसे क्राइम ही कहना चाहिए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पे उत्तर से लेकर नॉर्थ ईस्ट में पूरे के जो बॉर्डर है बांग्लादेश से सटा हुआ और वहाँ सारे जगह पे फेंसिंग होने दिया सब गवर्नमेंट सब स्टेट गवर्नमेंट में ने गृह जमीन। मंत्रालय को होम मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट करके जमीन दी और वहाँ फेंसिंग करने दिया इतने वर्षों से बंगाल के जितना पार्ट है बांग्लादेश से जुड़ा वो फेंसिंग होने ही नहीं देती किसी भी हाल में होने जमीन भी नहीं देती है कितनी बार हम जानते हैं कुछ कुछ दिन पहले अभी मुझे लगता है 10 12 15 दिन ही हुए हैं कि होम मिनिस्टर ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई मैंने 8 पत्र लिखे हैं मैं गृह मंत्रालय के अधिकारी वहां जाके मिले हैं ममता बनर्जी को उनकी मिनिस्ट्रीज को कि भाई आप ये जमीन दो ये फेंसिंग का काम जरूरी है राइट। लेकिन वो सुनती ही नहीं है तो ये तो एक तरह से देश के विरुद्ध ही काम है कि आप बिल्कुल। इन इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होने देते हैं और वो रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है तो आप नहीं करने देती है तो तो ये उनका बिल्कुल पता नहीं किस तरह का एटीट्यूड है एसआईआर में भी ऐसा ही हो रहा है राइट। सर, जब हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है और ममता सरकार ने जमीन नहीं दी है, तो क्या सर हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वो कानून के तहत कुछ एक्शन नहीं ले सकते सर इनके ऊपर? नहीं इसीलिए नहीं ले सकती एक एक ही रास्ता रहता है वो है प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल 356 उसके सिवा दूसरा कोई सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सेंट्रल को और स्टेट को भी स्पेसिफिकली तो राइट। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो नहीं हो सकती लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है मैंने जैसे बोला प्रेसिडेंट रूल का अब वो भी तो ये इस बात के लिए
वो प्रेसिडेंट रूल भी नहीं ला सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल का सबसे पहला जो एक शर्त है, वो ये है कि उस राज्य में, उस क्षेत्र में, उस सरकार के नीचे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। कोई किसी की सुनता नहीं है, कभी भी कुछ भी, मतलब रात दिन 24 घंटे क्राइम होते रहते हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो जाता है। और ऐसा लगता है सेंट्रल को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को, कि भाई ये अभी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं संभाला जाएगा। और राज्यपाल जो जहां ऐसा हो रहा है, वहां के राज्यपाल अगर पत्र लिख के राष्ट्रपति को बताते हैं कि भाई यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रही है, सेंट्रल फोर्सेस चाहिए और हुँ, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, तभी इतना सारा करने के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। यस अब लेकिन ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। ये सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग की ही सिचुएशन है। कुछ हत्याएं तो होती रहती है, वो क्राइम रेट जो जहाँ सब देश के सभी स्टेट में होता है, वो उस तरह का है। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं गई है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल भी नहीं कर सकते हैं। यस। सर दूसरी बात ये है सर कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ एक सबूत है, पेन ड्राइव है। ठीक है सर। तो सर इन्होंने जब ये बात कही है तो उन्होंने सबमिट करना चाहिए था पुलिस के पास कि भाई ये लो पेन ड्राइव, इसमें सारे सबूत है गृह मंत्री के खिलाफ। तो अगर वो सच है तो सबूत छिपाने का भी क्राइम कर रही है ममता ममता बनर्जी। वो भी सही है, लेकिन ऐसा शायद नहीं भी हो सकता। अगर होता है, हम उसको अगर फेस वैल्यू पे ले कि सबूत है, होगा, तो क्या हो सकता है। एज ए जर्नलिस्ट मैं इतने वर्ष से देख रहा हूँ कि सबूत हो के क्या हो सकता है कि जब शाहबुद्दीन का केस चल रहा था और हुँ, अमित शाह जी को यहाँ से गुजरात से बाहर जाना पड़ा था, और उस वक्त तहलका ने एक स्टिंग किया था, और वो स्टिंग में कुछ ऐसे बीजेपी के जो असंतुष्ट नेता होते हैं, जो पार्टी से नाराज रहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, ऐसा लग रहा है। शायद ये कुछ हो सकता है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के खिलाफ यस, उसके पास कोई सही में सबूत हो। ये बिल्कुल। मुश्किल, नामुमकिन है। यस सर। और भी सर बातें जो है कि इसमें ईडी जो है वो एफआईआर दर्ज करने वाली थी। फिर बाद में सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी, ये पर्टिकुलरली आईपैक का जो मामला है उसमें। और अभी जो ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया है, कानूनी प्रक्रिया में जो ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश की है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीजंस लेती है, तो ममता के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम उनके लिए नहीं खड़ा होगा। देखिए, इसको हमें थोड़ा सा, हाँ, उस तरह से देखना चाहिए कि ईडी की जांच, एक्चुअली ऐसा है कि हमें ये सेंट्रल एजेंसी के विषय में भी कभी कभी हंसी आती है कि उनकी जांच तुरंत पूरी क्यों नहीं होती। हाँ, यस। बहुत बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबी चलती है, और कोर्ट में भी वो बहुत और समय के बाद वो केस दाखिल करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इतना लंबा समय चला जाएगा, तो जो आपके पास एविडेंसेस है, आपके पास जो लोग बोलने वाले हैं, वो वो चले जाते हैं। एविडेंसेस अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो पूरा थोड़ा-सा एक हिस्ट्री उसका देखा जाए, तो ईडी के कामगिरी से, ईडी के कार्यवाही से, ईडी के ये सब रेड से इतना बड़ा कोई इम्पैक्टफुल कोई डिसीजन आया है, ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी तक तो नहीं ये हुआ। भी एक, हाँ, वही, ये तो ये इसी का कारण है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट बोल दे ममता बनर्जी को कि भी आपको एविडेंस वापस देने होंगे किसी भी हाल में, मान लीजिए वो दे भी देती है, तब तक तो उसने तो कुछ जो भी करना है वो कर चुके हैं। फेर बदल कर दिया है। 3-4 दिन तो हो चुके हैं, अभी तो उसमें कुछ बाकी नहीं है।
अब ये जो वापस आएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ईडी कब तक जांच चालू रखेगी? सही बात। इतना समय क्यों लगता है? अगर आपके पास आप आए हैं एविडेंस, आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, तो एकदम से फटाफट से आप उसको इन्वेस्टिगेशन करके फटाक से उसका केस दाखिल करके कानूनी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, और सॉलिड होना चाहिए। तो लोगों को जो जिनके खिलाफ ये केस है, एविडेंसेस है, उनको सजा हो सके, या फिर अगर नहीं है तो कोर्ट उनको बरी कर सके। लेकिन ऐसा नहीं लगता है। ईडी की कार्यवाही ये शायद अगले चुनाव तक भी चलती रहेगी ऐसा लगता है। तब तब तक के इसलिए सर तो हम तो यही सोचेंगे कि ममता बनर्जी जो पॉलिसी लेकर चल रही है, शायद उनके मन में एक तो डर हो, या फिर मन में डर ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। दोनों साथ में है। यस। दोनों साथ में है। ये एक बहुत पेक्यूलियर सिचुएशन है। दोनों साथ में है। डर यस। है कि घोटाले जो अगर अगर ये सबूत पकड़े जाएंगे और वो प्रस्तुत हो जाएंगे कोर्ट में, तो उनके विरुद्ध केस हो सकता है, उनके करीबियों के विरुद्ध केस हो सकता है। वो डर भी है। और डर नहीं इसलिए है कि बंगाल में लेफ्ट तो खत्म हो चुका है। लेफ्ट के पास अब कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं है। बीजेपी की ताकत इतनी बढ़ नहीं पा रही है, दिख नहीं रही है। उनके जो नेता है, तो नो डाउट अच्छी तरह से फाइट करते हैं, हर इश्यू पे फाइट करते हैं, हर इश्यू पे स्ट्रीट पे आते हैं और संघर्ष करते हैं, मारे भी जाते हैं। बहुत बहुत। सारे अटैक होते हैं बिल्कुल। बीजेपी के नेताओं पर। तो इस सिचुएशन में ममता बनर्जी जानती है कि अगर वो बीजेपी को ठीक से खड़े नहीं होने देगी, ग्रास रूट पे और बड़े लेवल पे खड़े नहीं होने देगी, तो फिर वो आसान नहीं जीतने का प्रश्न नहीं है। हाँ, अगर अगर बीजेपी लास्ट इलेक्शन में 90 सीट लेकर आई है विधानसभा में, और लोकसभा में 12 सीटें ली है, तो इस चुनाव में बहुत अगर दम लगाते हैं, तो 90 से कुछ 110, 120 पद तक हम्म। पहुंच सकती है। यस। लेकिन बहुमत मिल जाए, ऐसा अभी भी नहीं लग रहा है। अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि जो एक वहां का जो वोटर है, हम इसके इस पूरे इस चर्चा में हम एसआईआर की बात भी जोड़ सकते हैं। नो डाउट कि एसआईआर शुरू होने के बाद बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी भाग गए थे। वो रिपोर्ट हमने देखे हैं, हमने वीडियो भी देखे कि बहुत सारी जगह खाली हो रही है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता कि जो वोट परसेंटेज है, 40+ वोट परसेंटेज है ममता बनर्जी के पास, ये टीएमसी के पास, वो घट के पूरा का पूरा नीचे आ हाँ। जाए, और पूरा का पूरा वो फायदा बीजेपी को। बिहार की बात अलग थी। बिहार में एसआईआर से फायदा हुआ बीजेपी को, बात अलग थी, क्योंकि वहां इतना बड़े तौर पर मुस्लिम फैक्टर नहीं है। एक हद तक है। लेकिन वहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तो वो जो एक तबका था मुस्लिम का, वोटर का, वो भी नेचुरली उनके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ साथ आने की तो बात है ही नहीं। जो राइट। उनका जो मुस्लिम वोटर है, वो पूरा का पूरा इंटेक्ट है। और एसआईआर के विरुद्ध में जो अभी वो लड़ रही है, शायद अभी भी, मतलब हम देखे कि डेली किसी भी इश्यू होता है, तो एसआईआर का मुद्दा लेके आती है कि एसआईआर के बहाने हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे वोटर को नाम काट किए जा रहे हैं। ये डेली उनका ये तो ये एक उससे क्या है कि नैरेटिव बनता है मुस्लिम वोटर में, खास करके माइनॉरिटी वोटर में, कि भाई ये
भारत सरकार या चुनाव आयोग हमारा नाम काट रही है, तो हमें अब जितने भी है उतने वो सब मतलब मतदान करना है। तो ये उनका जो वोटर बेस है वो इंटैक्ट रहेगा। तो इस स्थिति में अगर बहुत बड़े कम से कम 10%, कम से कम जो लास्ट इलेक्शन में थे उससे उसके प्लस 10%, टोटल 10% नहीं लेकिन प्लस 10% हिंदू या दूसरे वोटर, मतलब टोटल वोटर में से 10% अगर बीजेपी के फेवर में आगे नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव भी, भले ही दावा करते हैं बीजेपी, लेकिन लग नहीं रहा है इस अभी के सिचुएशन में। कल क्या होगा, कल कौन सी स्ट्रेटेजी आएगी, कौन से नेता, अगर बीजेपी के बहुत बड़े नेता अगर कहीं वहां पे उभर सकते हैं, और जैसे वहां से जैसे आसाम में लाए थे या दूसरे स्टेट्स में बड़े नेता लेकर आए थे, और वो एक पूरा का पूरा उसको खींच सकते हैं वोटर्स को। शुभेंदु अधिकारी इतना कर नहीं पाए, थोड़ा सा खींचा, नो डाउट थोड़ा सा खींचा उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी तक नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये ममता को आश्वस्त है, वो डर नहीं है, जो की बात मैंने जो शुरू की है वो आश्वस्त है कि किसी न किसी तरह से वो सिंपल मेजोरिटी तक तो पहुंच जा सकती है। बिल्कुल सर। तो सर हम अंत में सर यही कहेंगे कि बंगाल की जनता की भी परीक्षा है इसमें, कि किस तरह से देश को सुरक्षित रखने का अगर वो मन बनाती है, तो किसको वोट देना है या नहीं देना है वो खुद डिसाइड करेगी। अब पूरा का पूरा हाँ, सही बात है आपकी कि पूरा का पूरा जो है आधा टिका हुआ है वो बंगाल की वोट जनता का है, वहाँ के वोटर्स का, वहाँ के मतदाताओं का है। यस। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, और होपफुली हम यही आशा रखते हैं कि हमारा जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, जहां आज हम 150 साल मना रहे हैं वंदे मातरम के, उसी से प्रेरणा लेते हुए जनता वहां की बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसको रोकने में कामयाब रहेगी। तो सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर, वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और इस बात पर चर्चा की। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।